एपिसोड 1 यूरोप। सुबह का वक्त। बॉस, वो लोग डील फाइनल नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है उन्हें 20% नहीं 60% प्रॉफिट चाहिए, वरना वो ये प्रोजेक्ट कैंसल कर देंगे। एक लड़का जो उम्र में 29-30 साल का था, अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाते हुए अपने आगे चल रहे लड़के से कह रहा था, जो उम्र में उससे छोटा था लेकिन उसकी पहुंच और ओहदा कहीं ज़्यादा था। उसे पीछे चल रहे लड़के की बात सुनकर आगे चल रहे लड़के के कदम रुक गए और उसने अपने माथे पर 2 उंगलियों से सहलाते हुए फिर आगे बढ़ते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, उसे कहो अगर 20% प्रॉफिट नहीं चाहिए तो तुम्हें अब सिर्फ 10% ही मिलेगा, और अगर तुमने डील करने से मना कर दिया, आगे जो होगा तुम देख लेना। उसका ईगो हट हो गया था। उसे मना कर दिया जो इस दुनिया का राजा था, जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी, उसे सीधा सीधा प्रॉफिट के लिए मना कर दिया था। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। चेहरे पर पहले से ही ठंडे भाव थे उसके, और अब उस लड़के की बात सुनकर वो भाव गुस्से में तब्दील हो चुके थे। पीछे आ रहे लड़के ने जब अब बॉस की ठंडी दबंग आवाज सुनी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने हल्के कांपते हुए हाथों से अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और जल्दी से अपने काम पर लग गया। आगे चल रहा लड़का वो सच में राजा था, यूरोप का राजा, जिसका साम्राज्य सिर्फ यूरोप पर कायम नहीं था, पूरे दुनिया में कायम था। हर एक देश में उसका बसनीस फैला हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बसनीस इंडस्ट्री में वो सबसे ऊपर के पोस्ट पर था। सबको अपने जेब में लेकर घूमता था वो था द रूहान सिंह राणा। अपने आप में एक ब्रांड था वो। राणा खानदान का इकलौता वारिस। क्या कुछ नहीं था उसके पास, सब कुछ था। ना जाने आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होगी उसकी, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत उसकी जो एक को भी छू नहीं पाया था। कोई मेडिकल इशू नहीं था उसे, हेल्थ कॉन्शियस था। फिर भी उसकी जिंदगी में इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स होने के बाद भी वो खुशी कभी उसे नसीब नहीं हुई थी। रूहान गाड़ी के पास तेजी से जाने लगा। उसके चलने का तरीका इतना सटीक था कि लड़कियां ही क्या लड़के भी लार टपका दे। जैसे ही रूहान गाड़ी के नज़दीक पहुंचा, एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा ओपन किया, जिसे देख रूहान गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही आगे के सीट पर उसके पीछे आ रहा लड़का बैठ गया। देव, रूहान का पा। रूहान ने अपने लैपटॉप में देखते हुए देव से कहा, अलीना को बुलाओ। रूहान की बात सुनकर देव ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से अलीना से कांटेक्ट कर दिया। अलीना रूहान की गर्लफ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा उसके साथ रहती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ रूहान को अच्छा लगता था, क्योंकि वह बहुत ही सिंपल थी और कभी भी रूहान को किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करती थी। पर रूहान सिर्फ अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए ही उसके पास जाता था, पर आते समय उससे भी ज़्यादा गुस्से में वापस आता था, जिस कारण रूहान उसके साथ ज़्यादा रहता था। जब भी उसका मूड ऑफ होता था वह अलीना के पास जाता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियाँ एक होटल के बाहर रुक गई। गाड़ियाँ रुकते ही तेजी से बॉडीगार्ड बाहर आ गए और चारों तरफ से रूहान के गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। देव ने तेजी से पीछे का दरवाजा ओपन किया और रूहान गाड़ी से बाहर आ गया। वह तेज कदमों के साथ लिफ्ट के अंदर घुस गया। कुछ मिनट बाद होटल के 27 फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही रूहान लिफ्ट से बाहर आया और सामने लगे दरवाजे के अंदर घुस गया। वह होटल का सबसे बड़ा वीआईपी कमरा था जो हर वक्त रूहान के लिए अवेलेबल रहता था। जब वह कमरे के अंदर आया तो उसने देखा अलीना आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर था और वह फ़ोन में देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने शॉर्ट वन पीस पहना हुआ था, जिस कारण उसकी बॉडी अच्छे से रिवील हो रही थी। उसे देखकर रूहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने टाई को ढीला करते हुए अलीना की तरह अपने कदम बढ़ा दिए। अलीना को जब ये महसूस हुआ, उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और मुस्कुराते हुए रूहान को देखते हुए बोली, ओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रूहान भी तेज कदमों के साथ जाकर उसके पास बैठ गया और उसके कमर में हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करते ही अलीना ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए और उसके होठों को ललसाई हुई नज़रों से देखने लगी। चाम ही ऐसा था रूहान का। दबंग जैसी बॉडी, गोरा रंग, काले घने बाल, काली गहरी आंखें, इतनी गहरी कि कोई भी उसमें डूब जाए। 8 पैक्स एब्स, एक कान में ब्लैक स्टोन की बाली शार्प जॉलाइन। एकदम फिट और हैंडसम बंदा जो किसी को भी एक नज़र में घायल कर दे। पर अफसोस अभी तक उसे कोई घायल नहीं कर पाया। रूहान भी अपने आंखों में नशा लिए उसके होठों को देख रहा था। उसने अपनी हंस की आवाज़ में धीरे से कहा, बट आई एम सॉरी आई डिडंट रिमेंबर यू। रूहान की बात सुनकर नकर अलीना मादक अंदाज में धीरे से बोली, फिर मेरे पास कैसे आए तुम। रूहान ने उसके होठों पर उंगली घुमाए और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम्हारा ख्याल आता है, वरना ये रूहान सिंह राणा किसी को याद नहीं करता। रूहान की बात सुनकर अलीना की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और वो नाराज़गी से रूहान को देखने लगी। पर रूहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना ध्यान उसके होठों की तरफ किया, जिसे देख अब अलीना भी उसके होठों को देखने लगी। दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। रूहान खुद से कह रहा था, यू कैन डू दिस रूहान, कॉन्सेंट्रेट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अपने मन को इतना समझाने के बाद भी ना जाने रूहान को क्या हो गया। उसने झट से अलीना को धक्का देकर सोफे से नीचे गिरा दिया और खुद के हाथ झाड़ते हुए उस सोफे पर से खड़ा हो गया।
उसने अपने जेब से सिगार निकाली और उसके बड़े बड़े कश लेते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां से यूरोप का आधा देश दिख रहा था। अलीना ने गुस्से से रूहान को देखा और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोली, अगर पास आना ही नहीं होता है तो बुलाता क्यों है? हर बार बेइज्जती करता है ना मर्द। उसने अपने गुस्से को पी लिया और ठीक से खड़े होते हुए बोली, लगता है आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उस सिगार के लंबे लंबे कश लेने लगा। अलीना भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके कमर पर हाथ रखने ही वाली थी कि रूहान जल्दी से साइड हट गया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, गेट आउट। रूहान की तेज आवाज़ सुनकर अलीना एकदम से घबरा गई और तेजी से वहां से चली गई। दरवाजा बंद होने की तेजी से आवाज आई, जिसे सुनकर रूहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। तभी उसके कान पर देव की आवाज़ पड़ी, बॉस, उसे हमने पकड़ लिया है, क्या आप खुद उससे मिलने जाएंगे या मैं उसे देख लूं? रूहान का मूड पहले से खराब था, इसलिए उसने सिगार को पैरों के नीचे डाल दिया और उसे पैरों से मसलते हुए बोला, नहीं, उसका इंतजाम तो मैं खुद करूंगा। देव ने घबराते हुए अपना थूक निगला और उस कमरे से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद समुंदर के अंदर पानी के नीचे का तहखाना। रूहान अपने बड़ी से चेयर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। उसके सामने एक मिडिल एज का आदमी पड़ा हुआ था जो देखने में यूरोपियन लग रहा था। इस वक्त उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके एक हाथ पर रूहान के पैर थे। वह आदमी चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा था। रूहान ने उसे देखते हुए अपनी दबंग आवाज में पूछा, तुम्हें 10% चाहिए या 20%? ये अब तुम्हारे हाथ में है। बच गए तो मिल जाएगा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रूहान की बात सुनकर उस यूरोपियन आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे ना तुम्हारा 10% चाहिए ना 20%। तुम नामर्द, क्या मुझे इससे ज़्यादा दोगे? बस लोगों को लूटना जानते हो, इसलिए तो सब कुछ होकर भी नामर्द हो। इतना कहकर वह आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी रूहान के सीने को चिर गई, दिमाग के सारी नसें हिल गई और जो अब तक शांति से काम ले रहा रूहान एकदम से क्रूर और रुद्र अवतार में आ गया। उसने झट से अपने जेब से बंदूक निकाल दी और उस यूरोपीय आदमी के मुंह के अंदर बंदूक डालकर उस बंदूक में से 6 के 6 गोलियां उसके अंदर उतार दी। बस एक यही शब्द था जो उसे हर वक्त चुभता रहता था, जिस कारण आज तक न जाने कितने लोगों को वो मार चुका था। दूसरी तरफ प्रतापगढ़, एक 2 मंजिला घर जो एकदम साधारण था पर उतना ही खूबसूरत। आज घर में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास के लोग आंगन में बैठे हुए थे। तभी वहां एक कैब आकर रुक गई, जिस कारण सब लोग अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए। कैब का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की खुशी से बाहर आ गई, जिसके चेहरे पर बेशुमार तेज था। धूप में उसका गोरा रंग सुनहरी धूप की तरफ चमक रहा था। ज्यादा धूप के कारण वो अपनी पलकें बार बार झपका रही थी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए वो तेजी से चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही थी, बाबा साइसेसेस, माँ साइसेसेस, देखिए हम आ गए। उसका खुशी से भरा चेहरा देख सब लोग बस उसे देखते रह गए। लेकिन जैसे ही वो आगे गई उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। शौक के कारण मुंह और पलके तक झपकाना भूल गई वो। जैसे ही वो शांत हुई उसके कान में गर्म लावे से भी ज्यादा भयानक शब्द पड़े। एपिसोड 2। जैसे ही वो लड़की अंदर आए, अपने सामने का नज़ारा देख वो भूत बन गई, क्योंकि उसके सामने उसकी मासा और बाबासा का मूर्त शरीर पड़ा हुआ था, जिसे सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। वो शौक से उन्हें देख रही थी। तभी उसके कान में गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, कलमुही, तू मेरे भाईसा और भाभीसा को खा गई। तू, तेरे कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाय मेरे भाईसा। एक औरत अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारते हुए रो रही थी। वो लड़की अब भी शौक से खड़ी थी, मानो उसकी दुनिया ही रुक गई हो। तभी उसके सर पर एक मजबूत हाथ आ गया और उसके सर को थपथपाते हुए वो आदमी बोला, रो मेरी बच्ची, रो ले, ऐसे शांत मत रह। सानू मेरी बच्ची, कुछ तो बोल। उस लड़की ने अपना सर उठाकर उस आदमी को देखा और धीरे से बोली, काका सा ऐसे, ये बाबा सा और माँ सा ऐसे क्यों सो रहे हैं? उस आदमी ने अपना सिर नामे हिला दिया, जिसे देख वो लड़की अचानक ही बेहोश हो गई। उसे ऐसे बेहोश देख वो आदमी जिसका नाम गिरीश था वो जोर से चिल्लाए, सानवी SSSS। उनके ऐसे चिल्लाते ही सब लोग सानवी के आसपास इकट्ठा हो गए। सानवी के पीछे एक लड़की आ रही थी जो उसकी दोस्त और दासी थी, जो बचपन से ही उसके साथ रहती थी। गिरीश जी ने जल्दी से उसे देखते हुए कहा, डॉक्टर को फ़ोन करो ज्योति। ज्योति ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और उनके फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दिया। गिरीश जी ने जल्दी से सानवी को गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने सानवी को चेक किया और फिर गिरीश जी को देखते हुए बोले, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। उन्हें किसी बात का बहुत बड़ा शौक लगा है, जिस कारण वह बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। गिरीश जी ने उस डॉक्टर का धन्यवाद किया और फिर वहीं सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद से बोले, ये तुमने क्या कर दिया रघुनाथ? कैसे तुम इस मासूम सी जान को छोड़कर चले गए? इतना कहते कहते उनके आंखों से एक बूंद आंसू जाकर उनके गालों पर लुढ़क गए। तभी उनके कान में ज्योति की आवाज़ आई, सानू SS, सानू तुम ठीक तो हो ना? सानवी को होश आ गया था।
जिसे देख गिरीश जी भी जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो गए और सानवी के पास जाकर बोले, तुम ठीक तो हो ना बेटा। सानवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी उसे कुछ याद आ गया और वह झट से अपने जगह से खड़े हो गई और जोर जोर से रोते हुए बाहर भाग गई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा उसकी माँ सा और बाबा सा अभी भी वैसे ही लेटे हुए थे, जिन्हें देख सानवी जाकर उन दोनों के बीच बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। बाबा सा क्यों क्यों किया आपने ये? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आप मुझे क्यों साथ लेकर नहीं गए क्यों? सानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे इतना ज़्यादा रोता देख गिरीश जी एकदम से पैनिक हो गए और ज्योति को देखते हुए बोले, उसे संभालो बेटा, अगर वो ऐसे ही रोती रही तो उसकी तबीयत भी खराब सकती है। ज्योति ने जल्दी से जाकर सानवी को संभाल लिया और उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जा सानू, भगवान के मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? खुद को संभालो, तुम तो अपने बाबा सा की बच्ची हो ना, तुम ऐसे रहोगी तो बाबा सा और माँ सा को बहुत बुरा लगेगा। तभी वहां पर खड़े आदमी ने गिरीश जी को देखते हुए कहा, अब उन्हें ले जाने का वक्त हो गया है। गिरीश जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कहा, फिर सबको देखते हुए बोले, सानवी बिटिया अग्नि देगी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो गिरीश जी के खिलाफ जाए, इसलिए सब तैयार हो गए और अर्थी को उठाकर शमशान की तरफ चले गए। सानवी बिना किसी से कुछ कहे बस चली जा रही थी। कुछ वक्त बाद सानवी दो जल रहे चिताओं के सामने खड़ी थी, मानो उसकी रंगीन जिंदगी को वो बेरंग होते हुए अपने आंखों से देख रही हो। गिरीश जी भी वही खड़े थे। तभी उनके पास उनका बॉडीगार्ड आया और उन्हें देखते हुए बोला, बॉस, हमारे जाने का वक्त हो गया है, अगर यहाँ पर और ठहरे तो उन्हें खबर लग जाएगी। गिरीश जी ने हाँ कहा और फिर सानवी को देखते हुए बोले, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ जाऊंगा। सानवी ने गिरीश जी के पैरों को छुआ और फिर वो भी अपने घर की तरफ चली गई। उसके जाते ही गिरीश जी गाड़ी में बैठ गए और वहां से चले गए। सानवी थकी हारी अपने घर के आंगन में खड़ी थी। चारों तरफ उसे अपना बाबा सा और माँ सा की यादों की झनकारें सुनाई दे रही थी। आ गई तू कलमुही, क्यों आई है यहाँ, चली जा, मेरे नज़रों से दूर चली जा। सानवी की बड़ी बुआ चीख चीख कर सानवी को सुना रही थी, जिसकी बात सुनकर पड़ोस की औरत बोली, अरे कालिंदी, क्यों बच्ची पर बरस रही हो? अभी तो इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है उस पर, कुछ तो ख्याल कर। कालिंदी रोते हुए, इसी के कारण मरे हैं वो दोनों, इसी के कारण। ना ये मना करती और ना ये सब कुछ होता, खा गई अपने माँ बाप को। कालिंदी की बातें सानवी के कान पर किसी तपते हुए लावे की तरह पड़ रही थी, जिसे वह सुन ना सकी और अपने कान पर हाथ रखकर वैसे ही पीछे की तरफ भागते हुए घर से बाहर चली गई। उसे जाता देख ज्योति भी उसके पीछे चली गई। 1 महीने बाद बेंगलोर शहर, राणा पैलेस, बड़ा सा पैलेस जिसके आसपास अनगिनत बॉडीगार्ड्स का पहरा था और कुछ पुलिस फोर्स के साथ आर्मी फोर्स भी वहां मौजूद थी, क्योंकि वो पैलेस राज्य के मंत्री का था। गिरीश राणा का, राज्य के मंत्री, बहुत सुलझे हुए आदमी। आज तक कभी अपने पद से उन्होंने बुरा काम नहीं किया था, वो सिर्फ लोगों को देना जानते थे, छीनना उनके स्वभाव के खिलाफ था। उस बड़े से पैलेस के अंदर सेकंड फ्लोर पर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे के अंदर बेड पर इस वक्त गिरीश जी लेटे हुए थे। उनके पास उनकी पत्नी गिरिजा बैठी हुई थी। बाकी कमरे में कोई नहीं था, सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। गिरिजा जी ने रोते हुए कहा, किस बात की चिंता है आपको इतनी, जो आप ऐसे बेड पर पड़े हुए हैं? गिरीश जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटे हुए थे। तभी पैलेस के बाहर हेलीकॉप्टर लैंड होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सब लोग एकदम सावधान हो गए। रूहान तेजी से हेलीकॉप्टर से बाहर आया और तेज कदमों के साथ पैलेस के अंदर चला गया। उसने कहीं पर भी नहीं देखा और सीधा गिरीश जी के कमरे के अंदर चला गया। रूहान कमरे के अंदर जाते हुए, फादर आप ठीक तो हैं, ये आपने क्या हालत कर दी है? रूहान को देख गिरिजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो रूहान को देखते हुए बोली, देख बेटा, पता नहीं क्या हो गया है, ना कुछ खा रहे हैं और नहीं कुछ बोल रहे हैं। रूहान ने अपने माँ को देखा और शांति से बोला, मॉम आप फिक्र ना करिए, मैं बात करता हूँ, आप थोड़ी देर बाहर जाइए। रूहान की बात सुनकर गिरिजा बाहर चली गई। वो रूहान को देख खुश थी। उनके लिए रूहान बहुत सिंपल था। उसकी क्रूल साइड कुछ लोगों को छोड़कर किसी को पता नहीं थी। उसके माँ के लिए था वो राम, लेकिन असल में था वो रावण। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रूहान ने गिरीश जी को देखा। गिरीश जी ने रूहान को देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे ठीक होते हुए देखना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। गिरीश जी की बात सुनकर रूहान बोला, इतना ही जरूरी था तो आप मुझे फ़ोन पर बताते, मैं सब कुछ हैंडल कर लेता। गिरीश जी ने गहरी सांस ली और कहा, विनय तुम्हें एक तस्वीर देगा, उसे लो और ढूंढो, क्योंकि मेरी इतनी फोर्स होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और एक बात, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रूहान ने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज कर दिया। 20 मिनट बाद रूहान का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रूहान के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और उसने अपना सर हिलाकर गिरीश जी को देखा, जैसे उनका काम हो गया हो। गिरीश जी ने खुश होकर कहा, अब तुम खुद उसे लेने जाओगे और एक बात, वो हमारे घर की बहू बनेगी। गिरीश जी की बात सुनकर रूहान, जो अब तक शांत था, उसके कलेजे में लावा फुट गया। एपिसोड 3। रूहान ने गुस्से से गिरीश जी को देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, कभी नहीं, ये आप सोचना भी मत फादर।
मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठ गया। एक बार फिर उसके दिल और दिमाग ने उसे वार्न किया, एक और लड़की जो मुझे नामर्द कहेगी, नहीं ये कभी नहीं होगा। मेरी बीवी वही बनेगी जो मेरे ऊपर का ये टैग हटाएगी। रोहान गुस्से से आगे बढ़ रहा था, तभी उसके कान में गिरीश जी की आवाज़ पड़ी, क्या तुम सच में नहीं करोगे? रोहान ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, कभी नहीं। गिरीश जी, ठीक है फिर आज के बाद मुझे कभी फादर मत कहना। अगर मैं मर भी गया तब भी मत आना यहाँ। इतना कहकर वो जोर जोर से खांसने लगे। रोहान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जोर से बोला, फाइन, लेकिन मेरी तरफ से कोई होप मत रखना आप। उस लड़की को मेरा सिर्फ नाम मिलेगा और कुछ नहीं। गिरीश जी ने उसे कुछ नहीं कहा और खुश होकर बोले, कल ही तुम्हारी शादी होगी। रोहान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख गिरीश जी बोले, उसे लेकर आना मेरे पास, तब तक मैं कोई भी दवाई नहीं खाने वाला। रोहान ने गुस्से से एक नज़र गिरीश जी को देखा और तेजी से 3 फ्लोर पर चला गया। 3 फ्लोर पर सिर्फ एक कमरा था और उसके पास बड़ा सा स्टडी रूम के पीछे बड़ा सा जिम और बाकी जगह पर ओपन स्पेस था। रोहान तेजी से स्टडी रूम के अंदर चला गया और गुस्से से चेयर पर लात मारते हुए बोला, डिस्गस्टिंग मैन। और एक लड़की। उसने जल्दी से अपने जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। एक ही रिंग में फ़ोन उठाया गया। रोहान, अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो जल्दी से पहले आ जाओ। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर आते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, तुमने पुकारा और हम चले आए आ। उस लड़के की बात सुनकर रोहान गुस्से से उसके ऊपर पेपर वेट फेंकते हुए कहा, शट अप वीरेन। वीरेन रोहान का इकलौता दोस्त, खुले मिजाज का आदमी। वीरेन देश के लिए काम करता है, सीक्रेट एजेंट की तरह, और वो एक मीडिएशन भी है। सिर्फ बॉडी रिएक्ट से ही वो किसी को भी पढ़ सकता है। वीरेन ने रोहान को देखा और सीरियस होते हुए बोला, क्या हुआ तुझे, इतना टेंस क्यों है? रोहान ने एक नज़र उसे देखा और सिगार को मुंह में रखकर उसके कश लेते हुए बोला, मैं शादी कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, फिर तुम्हारे उन सारी गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा? वीरेन ने नोटंकी करते हुए कहा तो रोहान ने उसे अपनी तीखी नज़रों से देखा, जिसे देख वीरेन हड़बड़ा कर बोला, ऑक रिलैक्स यार, इतना डराता क्यों है? वैसे मुझे नहीं लगा था तुम अब तक कियारा के लिए रुके हो, मुझे लगा तुम उसे भूल गए। वीरेन की बात सुनकर रोहान के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, कियारा नहीं, कोई और लड़की है, फादर ने पसंद की हैं। रोहान की बात सुनकर वीरेन शॉक होकर बोला, एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में से नहीं है और तुम उसे जानते ही नहीं हो? रोहान ने उसे एक डेडली लुक दिया, जिसे देख वीरेन जोर जोर से हंसते हुए बोला, द ग्रेट मैन रोहान सिंह राणा, जो सबको अपने जेब में लेकर घूमता है, वो शादी कर रहा है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं। हा, अच्छा फंसाया है तुम्हें मंत्री साहेब ने। वीरेन की बात सुनकर रोहान कुछ नहीं बोला, जिसे देख वीरेन ने चुप होकर उसे देखा और वो झट से समझ गया। अब वीरेन भी सीरियस था। उसने रोहान को देखते हुए पूछा, अब तुम क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? रोहान ने उसे एक डेडली मुस्कान दी और बोला, चलो मेरे साथ। बेंगलोर गर्ल्स हॉस्टल। एक साथ कई सारी गाड़ियां हॉस्टल के बाहर आकर रुक गई। रोहान ने एक नज़र हॉस्टल को देखा और देव को इशारा किया। रोहान का इशारा मिलते ही देव गाड़ी से बाहर चला गया। वीरेन ने रोहान को देखा और बोला, अच्छा तो यहाँ रहती हैं वो लड़की? रोहान, हम। तभी देव ने आकर गाड़ी के कांच पर नॉक किया, जिसे सुनकर रोहान ने ग्लास को नीचे किया। तो देव बोला, वो कह रही हैं उनके साथ जो लड़की है, अगर उन्हें भी साथ लिया तो ही वो हमारे साथ आएंगी, वरना नहीं। रोहान ने गुस्से से देव को देखा और जोर से बोला, मैं क्या उसका ड्राइवर लग रहा हूँ या फिर कोई राह चलता भिखारी जो वो मुझसे डील कर रही हैं? बॉडीगार्ड्स के गाड़ी में बैठा दो उन दोनों को। देव घबराते हुए बोला, ऑक बॉस। इतना कहकर देव साइड हट गया। उसके साइड हटते ही रोहान की नज़रें वहां खड़ी लड़की पर गई। उसे देखते ही रोहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। धक धक धक, दिलों की धड़कनें भी इतने तेजी से शोर कर रही थी कि वीरेन के कान तक लंबे हो गए। उसने हैरानी से बाहर देखने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा भी क्या देख लिया तूने जो तेरा ये पत्थर दिल इतना शोर कर रहा है कि मेरे कान तक लंबे हो गए? रोहान ने ग्लास को ऊपर चढ़ाया और ठीक से बैठते हुए बोला, कुछ नहीं, अब शांत हो जा। इतना कहकर रोहान ने अपनी आंखें बंद कर दी और सिर को सीट पर टिका दिया। आंखें बंद करते ही उसके आंखों के सामने वो दिखी जिसे देख उसकी धड़कनें भी शोर कर गई। वो थी शांति परी। लॉन्ग कुर्ती और ब्लैक जीन्स, बालों की खजूरी चोटी बनाई थी, फिर भी कमर से नीचे तक बाल आ रहे थे। लंबी पलकें जो उसके आंखों को छुपाकर रखे हुए थी। गोरी चमड़ी इतनी की धूप में चमक रही थी और हल्की गुलाबी हो गई थी। एक कंधे पर बैग लटका हुआ था। फिगर इतना खूबसूरत था कि आंखें चमक जाए किसी की भी। रोहान बैठे बैठे उसके बारे में सोच रहा था। अपने बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस कर रहा था। वो एक्ट में भी हल्का पसीना आ रहा था। तभी उसके कान में वीरेन की आवाज़ पड़ी, उठ यार हम आ गए। रोहान ने सिर्फ हम कहा और गाड़ी से बाहर आ गया। तभी उसे फिर से वो दिखी, जिसे देख उसकी काली आंखें चमक गई। लेकिन तभी उसे किसी ने आकर पीछे से पकड़ लिया।
एपिसोड 4। रूहान अपने ही धुन में उस लड़की को देखने में मग्न था। ऐसे अचानक किसी और के पके जाने से वो एकदम से गुस्से से भर गया और ना चाहते हुए उसे अपनी नज़रें उस लड़की पर से हटानी पड़ी। जब उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा कि उसे किसने ने हक किया है तो उसकी नज़रें एकदम से कठोर हो गई और उसने झट से उस लड़की को अपने आप से दूर करते हुए अपने दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरफ पकड़ने की? दूर रहना समझी तुम। इतना कहकर रूहान तेजी से पैलेस के अंदर चला गया। उसके जाते ही उस लड़की ने हैरानी और दुख भरे लहजे में कहा, इतने नाराज हो तुम मुझसे रूहान? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कियारा हूँ, तुम्हारी कियारा। इतनी जल्दी थोड़ी हार मानूंगी? तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगी। कियारा की बात वहां खड़े वीरेन ने भी सुन ली थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी कियारा बेबी। इतना कहकर वीरेन भी हंसते भी चला गया। कियारा, ये है रूहान की बुआ की बेटी। बचपन से राणा पैलेस में रहती है। रूहान की बुआ अपने पति को छोड़कर आ गई थी, तब से वो यहीं पर रहती हैं। कियारा और रूहान बचपन से साथ थे, जिस कारण फैमिली ने रूहान और कियारा की शादी तय की थी। रूहान भी खुश था क्योंकि वो भी कियारा को पसंद करता था। सब कुछ ठीक था, पर शादी के दिन कियारा वहां से भाग गई थी। क्यों, किस लिए, ये किसी को पता नहीं था। आज वो 2 साल बाद वापस लौटी हैं। देव ने सानवी और ज्योति को गिरीश जी के कमरे में छोड़ दिया और वहां से चला गया। कमरे के अंदर गिरीश जी को ऐसे देख सानवी घबराते हुए बोली, काका ये आपको क्या हो गया? आप ऐसे? सानवी को अपने लिए परेशान होता देख गिरीश जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, और मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मुझे काम नहीं होता तो मैं तुम्हें लेकर ही आ जाता, पर छोड़ो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। मैंने एक फैसला किया है, ऐसा समझो तुम्हारे बाबा सा की वो आखिरी इच्छा है। अपने बाबा सा का जिक्र सुनकर सानवी की आंखें नम हो गई। उसने अपना सर हाँ में हिलाया, जिसे देख गिरीश जी ने सानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे देखते ही बोले, सानू तुम हमारे घर की बहू बनोगी। सानवी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। गिरीश जी के बेटे को कौन नहीं जानता था? राजा था वो, राजा। इतने बड़े आदमी के साथ शादी करना सानवी को तो मानो अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। उसने अपने कपकपाते हुए होठों से कहा, काका लेकिन मैं कैसे? मेरा मतलब उनके साथ। उसका इतना कहना था कि तभी उस कमरे में रूहान की तेज आवाज गूंजी, फादर, मैं उससे अकेले मैम बात करना चाहता हूँ। रूहान की बात सुनकर गिरीश जी ने उसे हाँ कहा, जिसे देख रूहान ने तिरछी नज़रों से सानवी को देखा और अपनी रौबदार आवाज में बोला, कम विथ में। सानवी ने अपना सर झुका लिया और चुपचाप रूहान के साथ चली गई। उसके जाते ही ज्योति गिरीश जी से बोली, काका सा ये आप? गिरीश जी, मुझे पता चला है सब कुछ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रघुनाथ ने उसकी और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसे सेफ रखने के लिए यही बेहतर है। ज्योति और भी कुछ बोलना चाहती थी पर यने बड़े आदमी से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें। रूहान सानवी को लेकर लिफ्ट में चला गया, जिसे देख सानवी भी उसके पीछे चली गई। रूहान एकटक उसे देख रहा था, जिसे सानवी अच्छे से महसूस कर रही थी। रूहान के पास उसे बहुत डर लग रहा था। उसका चार्म, उसके परफ्यूम की स्मेल उसे पागल कर रही थी। 2 मिनट बाद लिफ्ट 3 फ्लोर पर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही रूहान अपने एटीट्यूड में बाहर आया और तेजी से टेरेस की तरफ चला गया। सानवी भी धीरे कदमों के साथ उसके पीछे जा रही। अभी तक दोनों ने एक शब्द नहीं कहा था। दोनों भी शांत थे। रूहान आकार सोफे पर शान से बैठ गया। उसके बैठने का तरीका देख सानवी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। रूहान एकदम सीधा बैठा हुआ था। एक पैर आधा मुड़ा हुआ था तो दूसरा पैर सीधा था। उसके शर्ट के ऊपर की 2 बटन ओपन थे, जिस कारण उसकी भरदस्त सीना अच्छे से दिख रहा था। सानवी अपनी नज़रें चुराते हुए उसे देख रही थी, जिसे देख रूहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी तेज आवाज में सानवी से कहा, अगर मुझे देखकर हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सानवी ने जल्दी से घबराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिसे देख रूहान अपनी दबंग आवाज में बोला, गूंगी हो क्या? जी। रूहान की बात को ना समझते हुए सानवी धीरे से बोली। हाय रे, उसका वो जी सुनकर रूहान के दिल में खलबली मच गई। उसने एक नज़र सानवी को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला, परफेक्ट मैरिज मटेरियल। रूहान ने धीरे से कहा था, जिस कारण सानवी सुन न सकी। रूहान अपनी जगह पर खड़ा हो गया और एक कदम आगे बढ़ाकर सानवी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके ऐसे एकदम नज़दीक आने से सानवी एक कदम पीछे हो गई, जिसे देख रूहान ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया, जिसे देख सानवी फिर से पीछे हो गई। ऐसे 3-4 बार हुआ, जिससे इरिटेट होकर रूहान ने सानवी के कमर को कसकर पकड़ लिया। एपिसोड 5। रूहान ने सानवी के कमर को कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए, जिसे महसूस कर रूहान की आंखें एक पल के लिए झपक गई। दिल धक 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 करने लगा। उसने सानवी को देखा, उफस, उसकी वो कत्थई आंखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, कमर तक आते उसके लंबे बाल जो इस वक्त खजूरी चोटी बनाई हुई थी, जो रूहान के हाथ में थी। रूहान के दिल में खलबली मची हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को रोका और फिर सानवी को देखते हुए बोला, शादी के लिए मना करने की सोचना भी मत।
मैं फादर को नाराज नहीं कर सकता। मुझे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहना, मेरी तरफ से कोई हौप मत रखना। सानवी उसकी बात सुनकर रोने को हो गई थी। उसने खुद को संभाला और बोली, जी। तभी उनके कान में वीरेन की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूहान ने सानवी को छोड़ दिया और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके वो भी बैठ गया। वीरेन ने एक नज़र सानवी को देखा, फिर रूहान से बोला, डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस? रूहान, यस दिस इज़ नेसेसरी टू डू। वीरेन, ऑफ डू इट, डू इट। रूहान ने सानवी को बैठने का इशारा करते हुए कहा, हम लिसन, इन पेपर को पढ़ो, अगर मंजूर है तो शादी होगी, वरना फादर को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। कुछ पेपर्स थे जो रूहान ने सानवी के सामने रखे थे, जिस पर लिखा पढ़कर सानवी की आंखें भर आई। उसने खुद को रोने से रोका और उस पर साइन कर दी। 1. तुम्हें मेरे किसी भी मामले में बोलना हक नहीं है। 2. मेरे प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। 3. अगर लाइफ में कभी हमारा डाइवोर्स हुआ तो तुम्हें मेरी तरफ से एक फूडी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हम पति पत्नी सिर्फ समाज के लिए होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 4. मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। 5. मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। रूहान ने एक नज़र उसे देखा और कहा, अब तुम जा सकती हो, शादी की तैयारी करो। सानवी वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही वीरेन बोला, ये सब कुछ क्या था रूहान ने डरावनी मुस्कान लिए कहा, ऐसा क्या है इसमें जो फादर इतने ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं इससे शादी करने के लिए? वीरेन एकदम गंभीर होकर बोला, सुन, तुझे कुछ बताना था। रूहान, बोल अब। मुझे पता चला है 1 मंथ पहले अंकल राजस्थान गए थे किसी काम के लिए। रूहान, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हमेशा जाते हैं। वीरेन, हाँ ये सच है, पर उस समय कुछ तो हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उस समय की उनकी सारी डिटेल्स गायब है। वहाँ पर कुछ तो हुआ है जिससे सानवी रिलेटेड हैं। सब कुछ फिशी लग रहा है। सानवी का नाम सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, सानवी? वीरेन झुंझलाते हुए बोला, अरे यार, तेरी होने वाली बीवी, उसका नाम सानवी है। तुमने देव से उसकी डिटेल्स लाने के लिए कहा था ना? मेरी उससे बात हुई है। रूहान अब एकदम से सीधा बैठ गया और बोला, और क्या पता चला तुझे? वीरेन ने देव को कॉल करके बुलाया। देव 1 मिनट के अंदर उनके सामने खड़ा था। रूहान ने उसे बोलने का इशारा किया, जिसे देख देव ने कहना स्टार्ट किया, सानवी प्रजापति, उम्र 22 साल, ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और अब मास्टर ऑफ साइंस करना है, जिसके लिए उनकी पूरी कोशिश चल रही है। 1 मंथ से एज अ ब्यूशन जॉब कर रही हैं। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। फैमिली में कोई नहीं है, मॉम डैड 1 मंथ पहले ही गुजर चुके हैं। ज्योति उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं। बस बॉस 1 मंथ पहले का कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ हाइड हैं। लोगों को काम पर लगाया है। देव ने डरते डरते इतना ही कहा। रूहान ने उसे जाने का इशारा किया। उसके जाते ही रूहान ने वीरेन की देखा तो उसने अपनी कॉलर सीधा करते हुए कहा, ऑफ बॉस, हो जाएगा आपका काम। चलो मैं चला शॉपिंग करने, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। वीरेन हंसते हुए रूहान को चिढ़ा रहा था, जिसे देख रूहान ने सामने रखा टेबल उठाया। उसके एक्शन से वीरेन खिसियानी हंसी हंसते हुए वहां से भाग गया। उसके जाते ही रूहान ने टेबल को नीचे रखा और अपनी अंगूठे से अपने माथे को सहलाते हुए बोला, ओह मिस्ट्री गर्ल, तुम्हें तो अब जानना ही पड़ेगा। उफ, मजा आएगा तुम्हारे सस्त लाइफ जीने में। शाम का वक्त, रूहान की पूरी फैमिली गिरीश जी के कमरे में खड़ी थी। दादी दुर्गा देवी, माँ गिरिजा सोशल वर्कर है, बुआ कल्याणी घर पर रहती है, बुआ की बेटी कियारा मॉडल है, बहन समीरा जो रूहान से 4 साल छोटी हैं, कॉलेज लास्ट ईयर में है, बहुत जिद्दी है, रूहान की लाडली, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कॉलेज में सिर्फ एंजॉय करने जाती है, पर रूहान से बहुत डरती है। सब गिरीश जी को देख रहे थे। गिरीश जी ठीक से बैठ गए और सबको देखते हुए सानवी और ज्योति की तरफ इशारा करके अपनी दमदार आवाज में बोले, इनसे मिलो, ये है सानवी और ये है ज्योति। सानवी और ज्योति ने मुस्कुराकर कर उन सबको नमस्ते किया। रूहान तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। वीरेन अपना मुंह छुपाकर हंस रहा था। गिरीश जी की बात सुनकर दुर्गा देवी जी बोली, बहुत प्यारी बच्चियां हैं। गिरीश जी ने मुस्कुराकर सानवी को देखा और आगे बोले, मैंने सानवी और रूहान की शादी तय की है, कल इनकी शादी होगी। गिरीश जी का इतना कहना था कि पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। गिरिजा ने खुश होकर सानवी को देखा और जल्दी से उसके पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी प्यारी बच्ची मेरी बहू बनेगी। दुर्गा देवी ने गुस्से से उसे देखा और गिरीश जी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो गिरीश? तुम्हें अच्छे से पता है रूहान कियारा से प्यार करता है, फिर उसकी शादी किसी और से, ये मुझे मंजूर नहीं है। दुर्गा देवी की बात सुनकर कल्याणी बोली, हाँ भाई, आप ऐसे कैसे किसी और लड़की के साथ रूहान की शादी कर सकते हैं? आपने एक बार भी मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। गिरीश जी अपने माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनके खिलाफ उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे रूहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं माँ, वो तो रूहान को उससे शादी करनी थी, उसने ही मुझसे आकर कहा। अब मैं अपने बच्चे के इच्छाओं का मान तो रख ही सकता हूँ ना। गिरीश जी ने सीधे सीधे अपने हाथ ऊपर कर दिए।
जिसे देख सानवी, ज्योति, देव, कियारा, वीरेन एकदम से रोहान की तरफ देखने लगे। और रोहान बेचारा खुद शौक होकर अपने फादर को देख रहा था। एपिसोड रोहान अभी भी शौक होकर अपने फादर को देख रहा था कि तभी कियारा उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो रोहान, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, हमारी शादी भी होने वाली थी और अब तुम शादी के लिए तैयार हो, फिर भी तुम्हें शादी मुझसे नहीं इस लड़की से करनी है। ऐसा क्या है इस लड़की में जो तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो, तुम इतनी जल्दी मेरे प्यार को भुला दोगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। रोहान, सच में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था या फिर बस एक नाटक था? कियारा की बात सुनकर रोहान ने उसे अपनी तीखी नज़रों से घूर कर देखा और उसके हाथ को जोर से झटक दिया। फिर सानवी को देखा जो अपना सर झुकाकर खड़ी थी। उसने अपने होठों पर डेविल मुस्कान लाए और फिर सानवी को देखते हुए बोला, वह तो मैं शादी नहीं करने वाला था, लेकिन सानवी ने मुझे आकर शादी के लिए प्रपोज किया, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। किसी से तो कभी ना कभी शादी करनी थी, इसलिए हाँ कह दिया। उसमें क्या हो गया अब सब कुछ। अब शौक होने के बारी गिरीश जी के साथ साथ सानवी की भी थी। सानवी ने गुस्से से रोहान को एक लुक दिया और धीरे से बड़बड़ाए, भेड़िया कहीं का सच में वो अंगूर वाली स्टोरी इस पर बिल्कुल सूट होती है। सानवी को गुस्से में देख रोहान को बड़ा मजा आ रहा था। वह गुस्से में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके गाल फूल गए थे, जिससे वह और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन रोहान को ऐसे हंसता हुआ देख सानवी को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था, फिर भी वह अपना गुस्सा पीकर वही शांति से खड़ी रही। सब लोग हैरानी से सानवी को देख रहे थे। दादी ने सानवी को गुस्से से कहा, ये पिद्दी सी लड़की, इसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। चेहरे से कितनी प्यारी मासूम लग रही है, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा कपट है इसके। मेरे प्यारे से बच्चे को अपने जाल में फंसा दिया, लेकिन तुम्हारी अब यहाँ कुछ नहीं चलेगी। मेरी क्यों आई हुई है, अब रोहान की और उसकी शादी होगी, तुम जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। सबके सामने अपना इतना ज़्यादा अपमान होते हुए देख सानवी की आंखें नम हो गई। उसने भरी हुई आंखों से गिरीश जी को देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे चलना चाहिए, अब तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। इतना कहकर सानवी ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया और वहां से जाने लगी। उसे जाता हुआ देख रोहान, जो अब तक उसके मजे ले रहा था, वह एकदम से सीरियस हो गया और उसने जाते हुए सानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर सबको देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, वह मेरी होने वाली बीवी है, इसे कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहेगा। जितने दिन यहाँ पर है सब लोग उसे अच्छे से बात करोगे। रोहान का फरमान सुनकर सब लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सानवी ने सबके जाने के बाद रोहान के हाथ से अपने हाथ को एक झटके में छुड़ा लिया और फिर उसे देखते हुए हल्के गुस्से में मगर उतने ही शांति से कहा, मुझे लगता है आपको शादी करने के लिए पहले से ही लड़की मिल चुकी है, अब मेरे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। रोहान ने उसे एक नज़र देखा और फिर उसे एक लुक देते हुए बोला, तुम भूल रही हो, तुमने अभी अभी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम ऐसे अपनी बात से मुकर नहीं सकती। वीरेन रोहान की हालत देखकर अपने हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे अच्छे से पता था इस वक्त रोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसकी मना कर दिया था। जो लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं, उस लड़के को जिस लड़की से शादी करनी थी वह उसे शादी करने के लिए मना कर रही थी। ये बात रोहान के ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। सानवी ने अपना मुंह बनाया और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद गिरीश जी बोले, बहुत प्यारी बच्ची हैं वो, उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो तुम देख लेना। रोहान ने अपने एरोगेंट नेचर में वापस आते हुए कहा, मैंने पहले से कहा था फादर, आपको मुझसे कोई होप मत रखना। गिरीश जी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कोई भी होप नहीं रखी है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है। वह बिल्कुल प्योर सोल है। तुम्हें मैं 6 महीने का वक्त दे रहा हूं, अगर फिर भी तुम उसके प्यार में ना पड़े या फिर तुम्हें उसे दूर होना हो तो तुम आज़ाद हो। गिरीश जी की बात सुनकर रोहान के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसने अपनी दबंग आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? अगर मेरी उसके साथ बात नहीं बनी तो आप 6 महीने के बाद हमारा डिवोर्स कर देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? 6 महीने क्यों, 1 साल क्यों नहीं? रोहान की ऐसी शक भरी आवाज़ सुनकर गिरीश जी थोड़ा सा हड़बड़ा गए और धीरे से बोले, 6 महीने का वक्त काफ़ी होता है किसी को जानने के लिए, नहीं। और फिर रही बात सानवी की, तो वो एक खुली किताब है जिसे पढ़ना बहुत आसान है। जितने जल्दी उसे पढ़कर समझोगे उतने जल्दी तुम्हें वह समझ आएगी। रोहान इस बार सीधे सीधे मुद्दे पर हाथ डालते हुए बोला, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे फादर? अगर कोई भी ऐसी बातें जो मुझसे छुपी हुई है तो प्लीज़ उसे क्लियर करिए। गिरीश जी ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम तुम्हारी शादी की तैयारी करो। इतना कहकर गिरीश जी ने अपनी आंखें बंद कर दी, जिसे देख रोहान कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे में आकर रोहान ने सिगरेट के कश लेते हुए सानवी के ही बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते कब उसकी पलकें भारी हो गई उसे पता ही नहीं चला और वह वही बालकनी में सोफे पर सो गया। अगली सुबह आज पूरे पैलेस को खूबसूरती से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज उस पैलेस के इकलौते बेटे की शादी थी। किसी को बुलाया नहीं था, बस फैमिली थी। कियारा कमरे में बैठकर गुस्से से सब कुछ तोड़फोड़ रही थी।
तभी कमरे के अंदर कल्याणी जी आए और जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए कियारा का हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो कियारा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? घर में शादी है और इस माहौल में तुम ये सब कुछ कर रही हो, अगर भाईसा को पता चला ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। कियारा ने गुस्से से अपने माँ का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। मैं वहाँ पर खुशी से रह रही थी लेकिन आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या कहा था आपने मुझे कि रूहान यहाँ पर आ रहा है और वह हमारी शादी की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? उल्टा मुझे मुंह के बल गिरना पड़ा। कल्याणी जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने अभी अभी भाईसा और उस विनय की बातें सुनी हैं। वो भाईसा से कह रहे थे कि वो लड़की बस रूहान के साथ 6 महीने ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर रूहान को उससे प्यार हुआ तो ही वह आगे इस बारे में सोचेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम ऐसा कुछ करो जिससे उस लड़की के दिल में रूहान के लिए नफरत पैदा हो जाए और रूहान को भी उससे दूर रखने की कोशिश करो। 6 महीने, फिर तो रूहान तुम्हारा ही है। कियारा ने अपनी माँ को देखा और फिर पूछा, आप सच कह रही है ना या फिर मुझे सिर्फ बहला रही है? कल्याणी जी ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वासन दिया। गिरिजा जी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे की शादी थी, वो खुशी से सब कुछ कर रही थी। वही दुर्गा देवी मुंह फुलाकर वही हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। सुबह की कब शाम में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला और आखिरकार वह घड़ी आ गई जिस समय रूहान और सानवी शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन क्या ये पवित्र बंधन सच में अच्छे से सफल होने वाला था? रूहान और सानवी शादी के मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सानवी और रूहान शांति से शादी की विधियां कर रहे थे। सानवी के हाथों का वो स्पर्श रूहान के रोम रोम को खिला रहा था। उसके हर एक चुभन में उसे सुकून मिल रहा था, जिस कारण उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था। वो बार बार सानवी को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, ओह बहुत सुकून है तेरी चुभन में सानू। बस एक बार ये शादी हो जाए फिर तुम्हें मैं सुकून से देख सकूंगा। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। पता नहीं तुम्हें वो खुशियाँ दूंगा कि नहीं, पर तुम्हारे कदमों में हर एक खुशी को लाकर रख दूंगा। तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। वही सानवी अपने मन में कह रही थी, पता नहीं कैसा रिश्ता होगा हमारा। जिस तरह आपने वो सब शर्तें रखी हैं इससे तो ये बात क्लियर है आपको कियारा से प्यार है और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके बीच ना आने की। लेकिन क्या आपके इस सेफ प्रेजेंस में मुझसे ये सब कुछ होगा? दोनों ही अपने अपने मन में अलग सोच रहे थे, पर आगे जो होने वाला था उससे तो दोनों अनजान थे। शादी की विधियां हो चुकी थी। फेरे लेने के बाद रूहान ने सानवी के मांग में सिंदूर भरा और फिर मंगलसूत्र पहनाकर सानवी को पूरी तरीके से अपना बना लिया। रूहान और सानवी में मिलकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद गिरिजा जी ने समीरा को और ज्योति को देखते हुए कहा, सानवी को उसके कमरे में लेकर चले जाओ। समीरा और ज्योति सानवी को लेकर उसके कमरे में लेकर चले गए। रूहान इस वक्त वीरेन से बात कर रहा था, इसलिए उसे पता नहीं था। तभी वहां पर देव आया और रूहान को देखते हुए बोला, बॉस हमें मैडम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रूहान उसे एक नज़र देखा और फिर अपने कमरे में चला गया, लेकिन वहां पर सानवी को ना देखकर वह वापस बाहर आया। फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर देव को मैसेज कर दिया। 1 मिनट बाद उसे सानवी के बारे में पता चल गया और वह तेज कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ चला गया। एपिसोड 7 रूहान गेस्ट रूम की तरफ आया और उसने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। उसकी ये आदत काफ़ी अच्छी थी, वो कभी भी बेधड़क किसी के भी कमरे में नहीं जाता था। कमरे का दरवाज़ा नॉक होते ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रूहान ने सामने देखा तो वहां पर समीरा खड़ी थी। रूहान ने उसे देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर की और अपनी जबरन आवाज़ में बोला, तुम यहाँ पर? समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ नहीं आ सकते, जब तक पूजा नहीं हो जाती आप भाभी से नहीं मिल सकते। समीरा की बात सुनकर रूहान के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन समीरा को यूं मुस्कुराता हुआ देख उसे लगा समीरा उसके साथ मजाक कर रही है। इसलिए उसने समीरा से कहा, मुझे सानवी से बात करनी है, थोड़ी देर बाहर जाओ। रूहान की बात सुनकर समीरा ने अपना सर हिलाया और फिर ज्योति को लेकर कमरे से बाहर चली गई। उन दोनों के जाते ही रूहान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर सानवी की तरफ देखने लगा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। उसे ऐसे देख रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रूहान को अपनी तरफ आता देख सानवी की हालत खराब होने लगी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रूहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब, मुझे तुमसे काम था इसलिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रूहान की बात सुनकर सानवी बोली, मेरे डॉक्यूमेंट्स पर क्यों? रूहान ने उसे टेढ़ी मुस्कान दी और उसे छेड़ते हुए बोला, तुम भूल गई क्या? आज ही तो हमारी शादी हुई है, अब हनीमून भी तो जाना है हमारी स्पेशल नाइट को और स्पेशल बनाने। रूहान के ऐसा कहते ही सानवी के सांसें भारी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। मिसेस रूहान, आप भूल रही हैं, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, तो हमारे साथ कुछ अलग थोड़ी होगा। रूहान अब भी उसके मजे ले रहा था। सानवी का चेहरा देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अब तक वो सानवी के नज़दीक पहुंच गया था।
रूहान को अपने इतने पास देख सानवी दीवार से चिपकर खड़ी हो गई और उसके और अपने बीच डिस्टेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए। जैसे ही सानवी के दोनों हाथ रूहान के सीने पर गए, सानवी की नज़रें अपने आप रूहान के ऊपर चली गई, क्योंकि इस वक्त रूहान का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था जितनी तेजी से सानवी का धड़क रहा था। दोनों भी चुप होकर एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और उस कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कनों का शोर गूंज रहा था। धक 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 धके से। रूहान के दोनों हाथ अपने आप सानवी के कमर पर चले गए, जिसे महसूस कर सानवी अपने संस में वापस आए और रूहान का अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज से आप ऐसे नज़दीक मत आया करिए, अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। सानवी की बात सुनकर रूहान ने अपनी दबंग आवाज में उसे देखते हुए कहा, ओ हेलो, अगर तुम अब ये कहोगी, पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, फिर प्यार होगा, फिर हम साथ घूमेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो मिसेस रूहान, तुम एक बात अच्छे से जान लो, मैं ये सब नहीं करने वाला। जब प्यार होगा, हो जाएगा, उसके लिए मैं वेट नहीं करने वाला। रूहान की दबंग आवाज़ सुनकर सानवी की आंखें डर से भर गई। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया और धीरे से बुदबुदाई, हवसी भेड़िया। जैसे अंगूर देखकर मुंह में पानी आ जाता है, वैसे मुझे देखकर लार टपका रहा है। रूहान सानवी के नज़दीक ही खड़ा था, जिस कारण वो सानवी की बात अच्छे से सुन रहा था। उसकी बात सुनकर उसने सानवी की देविल मुस्कान दी और उसके होंठों के नज़दीक अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, क्या कहा तुमने मुझे भेड़िया? इतना कहकर उसने सानवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते ही सानवी और रूहान दोनों को एक कट सा लग गया। रूहान की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी और चेहरे पर सुकून। उसने बिना देरी किए सानवी को अपने, आज तक वो इस सुकून से दूर था। छोटे बच्चों को जैसे आइसक्रीम मिलने पर खुशी होती है, बिल्कुल वैसी ही हालत इस वक्त रूहान की थी। वो बहुत अग्रेसिव होकर सानवी को किस कर रहा था। सानवी को तो सांस भी नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथों की पकड़ रूहान के शेरवानी पर कस दी और उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रूहान के ऊपर तो जैसे खुमार चढ़ा हुआ था। सानवी पूरी कोशिश कर रही थी उसके पकड़ से छूटने की, पर रूहान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी गेस्ट रूम के दरवाजे पर नॉक होने लगा और उसके साथ ही रूहान का फ़ोन भी रिंग होने लगा, जिससे रूहान के चेहरे पर तनावग्रस्त भाव आ गए। उसने सानवी को धीरे से छोड़ दिया और अपने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो वीरेन का कॉल देख उसने कॉल को कट किया। सानवी अपनी नज़रें नीचे करके तेज सांसें ले रही थी, जिसे देख रूहान के चेहरे पर सेटिस्फाई भरी खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश था। आखिरकार उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई थी। रूहान ने खुशी से सानवी के सूजे हुए होंठों पर अंगूठे से सहलाया, जिस कारण सानवी के मुंह से हल्की सिसकारी निकल गई। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर रूहान को बुरा लगा। उसने जल्दी से उसके होंठों पर से अपने अंगूठे को हटाया और उस पर हल्का सा चूमते हुए बोला, आगे से मुझे कुछ भी कहने से पहले अपनी पनिशमेंट को याद कर लेना, माय क्यूट स्वीट वाइफ। इतना कहकर रूहान ने सानवी के माथे को चूम लिया और देविल मुस्कान लिए कमरे से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई, क्योंकि बाहर दुर्गा देवी, कियारा, गिरिजा, कल्याणी, समीरा, ज्योति और वीरेन खड़ा था। उन सबको देख रूहान ने अपनी डरावनी आवाज़ में पूछा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी कड़क आवाज़ सुनकर सबकी हवा निकल गई। कल्याणी ने अपनी माँ दुर्गा देवी को देखते हुए इशारा किया, जिसे देख दुर्गा देवी अपने दादी वाले फॉर्म में आते हुए बोली, क्यों रे छोरे, थारे को शर्म ना आवे? अभी तक पूजा भी ना हुई और तू अपनी लुगाई के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है? थोड़ा भी सब्र नहीं तन्ने एक? दुर्गा देवी की बात कल्याणी और ज्योति के सिवा किसी को समझ नहीं आई। रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी दबंग भरी तेज आवाज में बोला, अपनी भाषा को सुधारिए दुर्गा देवी जी, वरना लोग क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। रूहान की बात सुनकर दुर्गा देवी जी का मुंह बन गया और वो अपनी रोबीली आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दादी को नाम से बुलाता है? रूहान ने अपने दाढ़ी को मसल दिया और साइड से निकलकर वहां से जाने लगा, जिसे देख दुर्गा देवी जी जोर से बोली, जब तक पूजा नहीं हो जाती तुम उस लड़की से दूर रहोगे। दादी की बात सुनकर रूहान के कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर अपनी करारी आवाज में कहा, सानवी रूहान सिंह राणा। उसका नाम है सानवी रूहान राणा। राणा खानदान की इकलौती बहू और इस रूहान सिंह राणा की पत्नी, इसलिए सब लोग उसे इज्जत देंगे। इतना कहकर रूहान तेजी से अपने कमरे को तरफ चला गया। वीरेन भी उसके पीछे ही था। गिरिजा जी, ज्योति और समीरा जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। वही कियारा ने गुस्से से अपने माँ को देखा और बोली, और क्या क्या देखना पड़ेगा अब मुझे? दुर्गा देवी ने उसे देखते हुए कहा, अभी से हार गई। तुम्हें रूहान के बारे में सब पता है ना, तो लगो काम पर। कियारा ने अपने पैर पटक दिए और वहां से अपने कमरे में चली गई। दुर्गा देवी ने कल्याणी को देखा और कहा, 3 दिन तक तो वो दोनों पास नहीं आएंगे, इतना इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अब आगे का तुम देखो। बेचारी दुर्गा देवी जी इस बात से अनजान थी, जिसे वो दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो तो पहले ही उसके मुंह लग गया है, जिसकी अब बस उसे तलब लगने वाली है। कमरे के अंदर सानवी अभी भी शौक से खड़ी थी। अभी अभी जो उसके साथ हुआ, उस बारे में सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने खुद से कहा, सिर्फ किसका ये नतीजा है तो फिर? छी,
ये मैं क्या सोच रही हूँ। सानवी अपने ही सोच में गुम थी कि तभी वहां पर ज्योति आए और सानवी को देख जोर से बोली, सानू ये तेरे होंठों को क्या हुआ? क्या सानवी और रूहान के बीच बढ़ रही नज़दीकियां करेगी प्यार की मंजिल पार? क्या दुर्गा देवी सफल होगी? एपिसोड 1। ज्योति के ऐसे पूछने पर सानवी का चेहरा अजीब सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करें। कैसे कहे कि ये काम उस डोमेनेटिक भेड़िया का था जो शिकार हाथ लगने पर जैसे हवसी हो जाता है, वैसे मेरे होंठों पर हो गया था। हाय रे मेरे होंठ, भोलेनाथ कितना दर्द हो रहा है। सानू इससे सानू कहाँ खो गई यार, बता क्या हुआ तेरे होंठों को? ज्योति ने परेशान होकर पूछा। ज्योति की बात सुनकर सानवी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अरे ये तो ये वो मधुमक्खी। खुश होकर बड़ी सी मधुमक्खी ने काट लिया। सानवी की बात सुनकर गिरिजा जी और समीरा भी सानवी के नज़दीक आ गई और उसे परेशानी से देखने लगी। जिसे देख सानवी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, वो ठीक हो जाएगा। गिरिजा जी, हाँ बेटा, खाना खाने के बाद आइस क्यूब से सेक लेना। सानवी प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, जी काकी सा। गिरिजा जी सानवी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, अब मासा कह दो बेटा। काकी सा सुनकर पक गई हूं मैं। सानवी आंखों में नमी लिए बोली, जी मासा। कुछ वक्त बाद डाइनिंग रूम। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी सभी के कानों में पायल की झनकार सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गई जहां से सानवी आ रही थी। रूहान ने भी उसे तिरछी नजरों से देखा तो देखता रह गया। इस वक्त उसने आसमानी रंग की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस मांग में सिंदूर, गले में रूहान के नाम का असली डायमंड का मंगलसूत्र, लंबे बालों की ढीली सी चोटी, हाथ में शादी का चूड़ा। उफ, इतने में ही सानवी का रूप खिल उठा था। उसे ऐसे देख रूहान के होंठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वो धीरे से बोला, उफ तबाही। वीरेन ने जब देखा रूहान उसी को देख रहा है, उसने रूहान को हल्का सा धक्का देकर कहा, बस कर भाई, तेरी ही है। वीरेन की बात सुनकर रूहान ने सानवी पर से नजर हटाते हुए कहा, मेरी है इसलिए उसे देखने का मेरे पास पूरे राइट्स हैं। रूहान की बात सुनकर वीरेन का मुंह बन गया और वो धीरे से बोला, तुम्हारी हरकतें पागलों की तरह हो रही है रूह। रूहान ने अपने होठों को टेढ़ा करते हुए सानवी को देखकर सिर्फ हमम कहा। सानवी आकार डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो गई, जिसे देख रूहान ने उसे अपनी दबंग आवाज में कहा, यहाँ आकार बैठो। सानवी को उसके पास बैठना नहीं था, पर अब सबके सामने क्या कहती, इसलिए वो जाकर रूहान के पास वाली चेयर पर बैठ गई। रूहान के राइट साइड वीरेन बैठा हुआ था। सानवी के बैठते ही सबने खाना स्टार्ट कर दिया। खाते वक्त रूहान की नज़र बार बार सानवी के ऊपर जा रही थी, जिसे देख वीरेन ने भी गौर से सानवी को देखा। फिर उसने रूहान को देखा। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सानवी से बोला, वैसे भाभी आपके ये होंठों को क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए लग रहे हैं। वीरेन की बात सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और फीकी सी हंसी हंसने लगी। जिसे देख समीरा बोली, वो भाभी के होंठों पर बड़ी सी मधुमक्खी ने काट लिया। हाउ सरना, पर पता नहीं हमारे घर में इतनी बड़ी मधुमक्खी आई कहाँ से। समीरा की बात सुनकर रूहान के होंठों के कोने मुड़ गए। वही सानवी का पूरा चेहरा लाल हो गया। रूहान ने हल्का सा सानवी की तरफ झुककर अपनी धीमी मगर कर्कश आवाज में बोला, मधुमक्खी। हम अब आज रात इससे भी बड़ी मधुमक्खी आ जाएगी, तो तैयार रहना माओ। रूहान के ऐसे झुकने से सानवी की सांसें तेज हो गई थी। उसके नाक में रूहान के परफ्यूम की स्मेल इस तरह महक रही थी मानो उसके चारों तरफ बस एक यही खुशबू रह गई हो। सब लोगों ने खाना खा लिया था। दुर्गा देवी जी ने सबको देखा और कहा, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। उनके ऐसे कहने से रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह उन्हें देखते हुए बोला, अब हम कहाँ जा रहे हैं? दुर्गा देवी ने उसे देखा और कहा, अब शादी हो तो गई है ना, अब हमें हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद लेना है, इसलिए हमें कल सुबह यहाँ से निकलना है। रूहान ने अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, जाना जरूरी है क्या? दुर्गा देवी ने उसे एक डेविल स्माइल दी और कहा, अगर तुझे तेरी बीवी तेरे कमरे में चाहिए तो तुझे ये भी रस्म पूरी करनी होगी। दुर्गा देवी की बात सुनकर वीरेन जोर जोर से हंसने लगा। वही रूहान ने उन्हें अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, दुर्गा देवी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम सच में अब चंडी बन रही हो, वह भी मेरी शादीशुदा जिंदगी की? दुर्गा देवी ने उसे इग्नोर किया और कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी दादी माँ से उलझने की सजा है, समझ लो। इतना कहकर दुर्गा देवी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद गिरिजा जी बोली, बेटा तुम आज भी ज्योति के साथ ही रहना। सानू ने खुश होकर अपना सर हिलाया और कहा, जी माँ सा। उसे इतना खुश देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मुझसे दूर रहने की खुशी में तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही नूर छाया हुआ है? रूहान की ऐसी बात सुनकर सानवी हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठने लगी, जिसे देखकर रूहान उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं उठ नहीं जाता तुम मेरे साथ यहीं पर बैठे रहोगी। रूहान की बात सुनकर सानवी मन मारकर वहीं पर बैठी रही। कुछ देर बाद जब रूहान का खाना खत्म हुआ तब रूहान वहां से पहले से बाहर चला गया। उसके पीछे ही वीरेन भी चला गया। सानवी और ज्योति गेस्ट रूम में चली गई। रूम में आ जाने के बाद ज्योति ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और फिर उसे देखते हुए बोली, तुमने शादी क्यों की सानू?
कोई ज़रूरत ही नहीं थी तुम्हें इस शादी में उलझने की। सानवी ने उसे देखा और कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं है। वैसे भी आज ना कल कभी तो मुझे मेरी शादी करनी थी तो अभी हो गई। ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। जल्दी बताओ सानू, तुमने ऐसा क्यों किया? सानवी ने उसे नमी भरी आंखों से देखा और कहा, सारी चीज़ बताना जरूरी है क्या? उसके ऐसे कहने पर ज्योति बोली, अच्छा तो अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी? सही है। सानवी ने उसे देखा और फिर बेड पर लेट गई। उसने तकियों में अपना मुंह छुपाया और अपने मन में बोली, अगर तुम्हें सच बताती तो तुम कैसे रिएक्ट करती ज्योति? मैं अब तुम्हें और कोई दुख नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ आरएसआर उद्योग, आरएसआर इंडस्ट्री बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी मानो वो आसमान को छू रही हो। पूरी बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी जो आरएसआर वर्ड के डिजाइन में थी। रूहान और वीरेन इस वक्त बिल्डिंग के छत पर थे। ऊपर खुला आसमान जिस पर चांद की रोशनी फैली हुई थी और नीचे बंगलौर का पूरा शहर दिखा रहा था जो रोशनी से जगमगा रहा था। इस वक्त वो व्यू जन्नत की सैर करा रहा था। रूहान और वीरेन रेलिंग के बीच पैर लटकाकर बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच वाइन रखी हुई थी और कुछ खाने की चीजें। वीरेन ने रूहान को देखते हुए कहा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। भाभी कहाँ रहती हैं वो भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ने आए हैं। रूहान ने गंभीर होते हुए कहा, सब कुछ पता चल जाएगा, तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं देखता हूँ अपने माँ से कैसे सच का पता लगाना है। रूहान की बात सुनकर वीरेन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अब ये माँ कौन है? रूहान ने अपने होठों के कोने को टेढ़ा किया और वाइन का एक सिप लेते हुए बोला, वही मेरा बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। वीरेन ने हंसते हुए कहा, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पहली बार प्यार में पड़ रहा है। रूहान ने दूर तक फैले शहर को देखते हुए कहा, दे आर ए वेरी डिफरेंट। बीइंग अराउंड हिम गिव्स ऑफ ए डिफरेंट वाइब। सुकून, बहुत सारा सुकून है उसके पास। और सबसे बड़ी बात, वो इस रूहान सिंह राणा के दिल में बस रही हैं। ना आस थी ना पास थी, जाने ऐसी कहा छुपकर हमें तड़पा रही थी। मन्नत नहीं मांगी थी खुदा से, पर उसके मिलने की चाहत रखी थी। मिल गई वो ऐसे मानो बिन मौसम बरसात हो। ना जिस्म की चाह रखी थी, ना रूह को ख्वाहिश की थी, फिर भी आ गई वो जैसे रेगिस्तान में नारियल का पेड़ हो। उफखंबक इश्क का पता नहीं, पर जीने की वजह बन रही हो। रूहान की लाइन सुनकर वीरेन शौक होकर उसे देखता रह गया और वो रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ते हुए बोला, हे बंगलौर वालों सुनो सुनो, मेरा दोस्त भाभी के नशे में शायर बन गया। ये शायर तो नहीं मगर हे भाभी, जब से देखा तुमको तब से मेरे दोस्त को शायरी आ गई। हाँ, रूहान भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपने ही मस्ती में गुम थे। तभी रूहान का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से देव ने उसे कुछ कहा जिसे सुनकर रूहान के माथे की नसें फूल गई और वो वीरेन को लेकर राणा पैलेस की तरफ चला गया। एपिसोड 9 राणा पैलेस। रात 1 बजे रूहान की गाड़ियां आकर राणा पैलेस के सामने रुक गई। गाड़ी रुकते ही रूहान जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और तेजी से पैलेस के अंदर चला गया। वो सीधा गिरीश जी कमरे की तरफ चला गया। आंखों में हल्का नशा था लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने पी हुई है। उसने जाकर गिरीश जी के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। लगभग 5 मिनट बाद गिरिजा जी ने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया। कमरे के बाहर इतनी रात को रूहान को देखकर वह एकदम से घबरा गई और परेशानी से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ? रूहान ने अपनी माँ को देखा और फिर बोला, फादर को बुला लीजिए मॉम, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात, इट इज़ वेरी अर्जेंट। रूहान को इतना गंभीर देख गिरिजा जी जल्दी से कमरे के अंदर चली गई और गिरीश जी को उठा दिया, जिसे देखकर रूहान कमरे के अंदर आया और गिरीश जी के सामने खड़ा होकर बोला, फादर आई एम गोइंग टू यूरोप, इट इज़ एन इमरजेंसी, कितनी देर लगेगी आई डोंट नो। गिरीश जी ने उसे देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हमें आज बाहर जाना था, क्या तुम भूल गए? रूहान ने उन्हें देखकर कहा, फादर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इट इज़ वेरी अर्जेंट। गिरीश जी वक्त की नजाकत देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम सानू बेटी को छोड़कर चले जाओगे, अच्छा लगता है क्या? गिरीश जी की बात सुनकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी दमदार आवाज में बोला, नो फादर, शी इज़ ऑल्सो कमिंग विद मी, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गिरीश जी ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 6 महीने तक तुम इस बात को बाहर नहीं निकाल सकते। रूहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और फिर गिरिजा जी और गिरीश जी के पैर छूकर तेजी से सानवी जिस कमरे में थी उस तरफ चला गया। सानवी का कमरा। सानवी और ज्योति आराम से सो रही थी। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, दोनों आराम से सोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर ज्योति जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। ऐसे मामलों में कभी भी ज्योति सानवी को दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं भेजती थी, ऐसे उसे ऑर्डर ही थी। जैसे ही ज्योति ने दरवाज़ा खोला, अपने सामने रूहान को देख ज्योति के हाथ पैर लटपट करने लगे। रूहान का ऑरा ही ऐसा था कि जितना वह दिखने में हैंडसम था, जितना उसे देखकर लड़कियां पागल होती थी, उतना ही उसका डरावना उसका ऑरा था।
एक अलग ही वाइब आती थी उसके अंदर से, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी और किसी को भी डरा सकती थी। इस वक्त जिस सिचुएशन में रूहान उसके सामने खड़ा था वह सच में डरावना लग रहा था। वह सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही गुड बॉय था। जैसे ही ज्योति ने कमरे का दरवाजा खोला, रूहान ने अजीब सा चेहरा बनाया क्योंकि उसे लगा था कि दरवाजा सानवी खोलेगी। फिर भी उसने ज्योति को इग्नोर किया और फिर उसे देखते हुए बोला, सानवी कहाँ पर है? रूहान के ऐसे पूछने पर ज्योति ने कमरे के अंदर इशारा किया, जिसे देख रूहान तेज कदमों के साथ कमरे के अंदर गया। जैसे वह कमरे के अंदर गया, सामने सो रही सानवी को देखा, उसका दिल धक धक करने लगा और उसके दिल में हलचल सी मच गई। अपने आप उसके मुंह से निकल गया, मेरा बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सानू इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा तकिए पर एक साइड था, जिससे उसका एक साइड का गाल तकिया के बीच दबा हुआ था और उसका हल्का सा मुंह खुला हुआ था, जिससे वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, जिस कारण उसका चेहरा और खिला हुआ लग रहा था। रूहान आंखों में जुनून और चमक लिए उसे देखे जा रहा था। तभी उसके जेब में रखा फ़ोन बजने लगा, जिससे वह होश में आया और उसने सानू को आवाज़ लगाई, लेकिन सानवी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक नज़र सानवी को देखा और फिर अपनी दबंग आवाज़ में बोला, सानवी उठ जाओ। लेकिन सानवी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रूहान को ऐसे देख ज्योति बोली, वो ऐसे नहीं उठेगी, जब भी वह बहुत ज़्यादा थकी होती है उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। रूहान ने ज्योति की बात को नोटिस किया और झट से सानवी को ब्लैंकेट सहित गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर बाहर चला गया। जब वह बाहर आया, उसका हेलीकॉप्टर तैयार ही था, पर सबकी आंखें रूहान पर जमी हुई थी। देव भी रूहान को आंखें फाड़े देखता रह गया। रूहान की बहुत गर्लफ्रेंड थी, पर आज तक किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। रूहान बस सबके साथ टाइम पास करता था, वो भी जब वो बहुत टैड हो तभी। आज उसे ऐसे सानवी को लेकर आते देख सबकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी और सब समझ गए थे, अब सानवी बहुत स्पेशल है। देव जल्दी से होश में आया और आगे बढ़ते हुए बोला, किंग बॉस, सब कुछ रेडी है। रूहान ने देव को देखा और अपनी जबरन आवाज में बोला, हम हेलीकॉप्टर से नहीं, जेट से जा रहे हैं। रूहान की बात सुनकर देव ने एक नज़र उसे देखा और कहा, लेकिन किंग बॉस, जेट से हमें जाने में देर हो जाएगी। रूहान ने अपनी जलती हुई नज़र देव के ऊपर डाली और कहा, सभी जेट्स को इस वक्त के लिए रोक दो। मौसम अच्छा है, फ्लाइट से जाने में कोई देरी नहीं होगी। इट्स माई ऑर्डर देव। रूहान की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी और करारी थी कि देव, जो यहाँ आने पर खुश था, क्योंकि यहाँ आने के बाद रूहान थोड़ा शांत हो जाता था। उसकी डेविल साइड और वह क्यों कोयल है, ये सिर्फ और सिर्फ देव, वीरेन और उसके बॉडीगार्ड्स को ही पता था। फैमिली में किसी को भी पता नहीं था कि असल में रूहान क्या चीज़ है। गिरीश जी को उसके बारे में पता था, लेकिन सच में उसका बेटा कितना ज़्यादा बेदर्द है, उसके बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं थी। और उन लोगों को पता था जो बेदर्दी से उसके पंजे में आ जाते थे। रूहान की करारी आवाज़ सुनकर देव ने अपने माथे पर आए पसीनों को साफ किया और कहा, यस किंग बॉस, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर उसने गाइस को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही रूहान की कार उसके सामने आकर रुक गई। रूहान धीरे से सानवी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। वह हमेशा से गाड़ी में बहुत ही रौबदार तरीके से बैठता था, लेकिन आज सानवी के होने के बाद सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि रूहान बहुत स्मूथली कार में बैठा था, लेकिन उसका आकर्षण कुछ कम नहीं हुआ था। रूहान के गाड़ी में बैठते ही सारे गाड़ियां हवा से बातें करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वह लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, रूहान सानवी को लेकर जेट में बैठ गया। सानवी अभी थोड़ी सी चुलबुल करते हुए रूहान के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी सानवी को पता नहीं चला था, क्योंकि रूहान की सारी कार साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ थी, जिस कारण उसे आराम से लेकर जा रहा था। जेट में बैठने के बाद रूहान उसे लेकर सीधा उसके प्राइवेट केबिन में चला गया। उसने सानवी को धीरे से बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसे देखने लगा। उसने ब्लैंकेट को ठीक किया और सीधा बाहर चला गया। बाहर आते ही रूहान सीट पर रौबदार तरीके से बैठ गया और देव को अपनी कातिल निगाहों से घूरने लगा, जिसमें इस वक्त सिर्फ ज्वाला भड़क रहा था, जिसे देख देव ने कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे देव कह रहा था, रूहान की आंखें गुस्से के कारण बड़ी बड़ी होती जा रही थी। उसके माथे के नसें फूली हुई थी। बस एक बार वह यूरोप पहुंच जाए तो यूरोप में तो खलबली ही मचने वाली थी। लेकिन किसकी खलबली, रूहान की या फिर किसी और की? माँ बिल्ली के छोटे बच्चों को प्यार से माँ कहते हैं। एपिसोड 10 हवाई जहाज। कमरे के अंदर सानवी वो इस वक्त कहाँ है, इस बात से अनजान आराम से बेड पर सोई हुई थी। रूहान वही सोफे पर बैठा अपने चेहरे पर बेशुमार गुस्सा लिए अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र सानवी के ऊपर जा रही थी, जो सुकून से सो रही थी। उसका वो क्यूटनेस देख रूहान को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था बस सानवी को देखने भर से ही उसे इतना ज़्यादा सुकून क्यों मिल रहा है। भले चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन मन उसका जो बाहर अशांत था, वह कमरे के अंदर आने के बाद एकदम से शांत हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया। सानवी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। रूहान उसके पास आकर लेट गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा।
उसके चेहरे को देखते हुए उसे अपनी और सानवी की फर्स्ट किस याद आ गई, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर जुनून से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से सानवी के पेट पर अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे से सहलाते हुए बड़े ही कशिश भरी और दीवानगी भरी आवाज में बोला, तुम्हारे साथ ये कैसी फीलिंग आती है पता नहीं माओ, लेकिन तुम्हारे पास होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज तक इस सुकून से मैं बहुत ही दूर रहा हूं और जब अब मेरा सुकून मेरे पास है तो ये रूहान सिंह राणा अपने सुकून को पाने के लिए सारी सरहदें पार कर देगा, लेकिन अपने इस वजूद को कभी खोने नहीं देगा। पूरी दुनिया देखेगी इस बेदर्द बेरहम डोमिनेटर रूहान राणा का जुनून। इतना कहकर उसने सानवी के गालों को शिद्दत से चूम लिया और उसे अपने और नज़दीक खींच लिया, जिससे सानवी रूहान के बहुत नज़दीक चली गई। सानवी ने नींद में थोड़ी सी हलचल की और फिर अपना चेहरा रूहान की तरफ घुमाकर अपना एक हाथ उसके दमदार हाथ पर रख दिया, जिससे रूहान के शरीर में कट सा दौड़ गया। उसके शरीर की सारी नसें उभर कर आ गई, जिसे महसूस कर रूहान ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी और सानवी का चेहरा अपने सीने पर रखकर उसे बाहों में भरकर सो गया। इस सुकून की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सानवी को बाहों में भरते ही रूहान की आंखें बंद हो गई और वह नींद के आगोश में चला गया। हवाई जहाज। वक्त सुबह 9 बजे। सानवी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर आज वो बहुत ही सुकून से सोई हुई थी। अब उसके हल्की हल्की नींद खुलने लगी, जिस कारण वो हलचल करने लगी थी। उसने अपने नाक को रब किया। जैसे ही उसने अपनी नाक को रब किया उसे सॉफ्ट की जगह बहुत ही हार्डनेस महसूस हुई, जिसे महसूस कर नींद में ही सानवी मुंह बन गया। उसने धीरे से अपनी नाक को फिर से उसे हार्डनेस पर रगड़ दिया और मुंह फुलाते हुए बोली, अरे ये फिर से क्या आ गया, मैं तो कितना सॉफ्ट सा गद्दा लेकर सोई हुई थी, इतना हार्ड गद्दा मेरे पास कैसे आ गया। वह अपनी आंखें बंद करते हुए ही बड़बड़ा रही थी। रूहान, जिसकी नींद बहुत कच्ची थी, उसकी आवाज़ सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसकी काली गहरी वो कातिलाना आंखें इस वक्त हल्की खुली हुई थी और वह उस अधखुली आंखों से अपने क्यूट से माँ को देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा था। सानवी ने फिर से अपने आप को उस हार्डनेस पर रगड़ दिया। इस बार उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, पता नहीं मैं इस बार भी कैसे नीचे गिर पड़ी, कभी तो ठीक से सोया कर सानू, वरना एक दिन तेरी कमर पक्का टूट जानी है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने रूहान का कठोर सीन था। उसके सीने का उभार भी बहुत ज़्यादा आकर्षण था, जिसे देख सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उसके सीने को धीरे से टच करते हुए बोली, ओ माय गॉड, यह क्या है। सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने नज़दीक खींच लिया, जिससे सानवी सीधा उसके सीने से टकरा गई। रूहान ने उसके कान में अपने आकर्षित आवाज़ में धीरे से कहा, इसे चेस्ट कहते हैं माओ। रूहान की आवाज़ जैसी ही उसके कानों से टकराई, सानवी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके शरीर पर गुस्सबम आ गए थे, उसके कान एकदम से लाल हो गए थे और वह शौक होकर रूहान के आंखों में देख रही थी। रूहान ने उसके खूबसूरत से ब्राउन आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरी चेस्ट इतनी ज़्यादा पसंद आ गई। उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जिसे महसूस कर सानवी की आंखें एकदम से छोटी हो गई और उसने रूहान को अपने आप से दूर करते हुए कहा, आप अकेले इस दुनिया में ऐसे नहीं है जिनका सीना इतना ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे भी ज़्यादा तो उन मॉडल का सीना खूबसूरत होता है, खुद की तारीफ करना बंद कर दीजिए। इतना कहकर सानवी बेड से उठने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रूहान से बोली, लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या भूल गए दादी माँ ने आपसे क्या कहा था, आप मेरे नज़दीक तब तक नहीं आ सकते जब तक हम कुल देवताओं के दर्शन नहीं करते, इसलिए मेरी नज़दीक आने की कोशिश भी मत करें खडूस। सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे सानवी जाकर सीधा रूहान के सीने पर गिर पड़ी और उसका चेहरा बिल्कुल रूहान के चेहरे के सामने आ गया। रूहान ने अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को एक हाथ से पीछे करते हुए अपने आकर्षक और दबंग आवाज़ में बोला, मैं मेरे मर्जी का राजा हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मेरे सामने दुर्गा देवी ही क्यों ना खड़ी हो। और रही बात अब इस बात की, तुमने मुझे अभी अभी खडूस कहा राइट, अब उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहकर रूहान ने उसे एक शैतानी मुस्कान दी और फिर सीधा सानवी के होठों को अपने होठों के बीच फंसा दिया। सानवी शॉक होकर उसकी रिएक्शन को देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। रूहान के ऐसे खींचने पर वह अभी तक होश में नहीं आई थी और उसकी बात सुनकर वो सब बातों को हजम करने की कोशिश ही कर रही थी कि रूहान ने उसे किस करना भी स्टार्ट कर दिया। उसकी किस उस दिन की तरह ही बहुत वाइल्ड थी, जिस कारण सानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रूहान के उस किस में बहकती जा रही थी, पर रूहान अपनी होश खोकर अपने सुकून को अपने अंदर तक उतार रहा था। जब सानवी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रूहान ने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया, जिसे देख सानवी तेज तेज सांस लेने लगी। उसे इतना ज़्यादा सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता देख रूहान ने उसके पिट को हल्के हाथों से रब किया, जिससे सानवी एकदम नॉर्मल हो गई। उसने गुस्से से रूहान को देखा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ये लास्ट बार था, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो आप भी देख लेना। इतना कहकर उसने रूहान के हाथ को कमर से हटा दिया और बेड पर से खड़े हो गई।
लेकिन जैसे ही वो बेड पर से खड़ी हो गई, अपने आप को अलग ही जगह पर देख जोर से चिक पड़ी।